इस लेक्चर में हम आरटीआई के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि कुछ आरटीआई रिजेक्ट की और सीआईसी ने उसकी रिपोर्ट दी। ये सीआईसी क्या है और आरटीआई क्या है? आरटीआई है जी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ये 2005 में 2005 में एक एक्ट पास किया गया। इसके थ्रू क्या है, कोई भी कॉमन मैन, कोई भी साधारण आदमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के रिलेटेड कुछ भी गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन ले सकता है, सूचना ले सकता है। सूचना का अधिकार दिया गया जी किसी भी पर्सन को। हमारे इंडिया का कोई भी पर्सन ले सकता है कोई भी जानकारी गवर्नमेंट से, तो ये अधिकार दिया गया। इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए, सुधार किए गए इस एक्ट में। जो 2005 का एक्ट था, इसमें 2019 में कुछ अमेंडमेंट किए गए। तो वो अमेंडमेंट क्या है, संशोधन क्या है, वो भी देखेंगे हम इस लेक्चर में। और रिजेक्शन का कारण क्या है ये भी देखेंगे। दूसरा, इसमें जो एक्ट 2005 का, इसमें कुछ एग्जाम्पशन दी गई हैं कि वो जानकारियाँ, वो सूचनाएं जो क्या है सुरक्षा के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंस है, उनकी कोई भी इम्पोर्टेंस है तो वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। वो कौन कौन सी क्लाउज हैं वो भी देखेंगे। ये न्यूज़ में बहुत बार रहता है। और यूपीएससी आपका मेंस में हर 2 साल में एक बार क्वेश्चन जरूर पूछता है। आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हो। या तो आपके जीएस पेपर 2 में पूछेगा या जीएस 4 में पूछेगा, एथिक्स के पेपर में। तो एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहले, कैन एन आरटीआई भी रिजेक्टेड? क्या कोई आरटीआई रिजेक्ट की जा सकती है? मान लो आपने इन्फॉर्मेशन मांगी किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, वो रिजेक्ट कर सकता है? उसका जवाब है यस, हाँ वो रिजेक्ट कर सकता है। अभी भी इसलिए ही न्यूज़ में है क्योंकि सीआईसी की रिपोर्ट आई जी, एक सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। ये आरटीआई एक्ट 2005 का, 2005 का जो एक्ट बना था उसी के अंतर्गत सीआईसी बनी थी, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। और स्टेट लेवल पे एक इन्फॉर्मेशन कमीशन बना जिसका नाम है स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, जो इसी एक्ट से बना। अभी इसी ने रिपोर्ट दी है, एनुअल रिपोर्ट आती है इसकी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन की। उसने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4.3% आरटीआई को रिजेक्ट किया है 2019-20 पीरियड में। तो ये सबसे लोएस्ट एवर रेट है अब तक का। क्योंकि इससे पहले अगर डेटा देखें हम 2005 से 6 का, उसमें रिजेक्शन कितना हुआ था? 13.9%। मतलब जितनी आरटीआई आपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास डाली थी उसमें से 13.9% रिजेक्ट कर दी थी गवर्नमेंट ने, उसके जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होता है। देखो जी, इस एक्ट के थ्रू हर डिपार्टमेंट में, मान लो जिस डिपार्टमेंट की आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, उसका एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर से आप जाके, आपकी डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस होता है ये, वहाँ पे किसी भी डिपार्टमेंट से आप इन्फॉर्मेशन, सूचना ले सकते हो। जब आप आरटीआई दाखिल करते हो तो 10 रुपये का फ़ी कटती है। वो फ़ी दे के आप कोई भी आरटीआई से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, किसी भी डिपार्टमेंट से आरटीआई डाल के। और अगर यही डेटा देखें हम 2014-15 का, तो 8.4% रिजेक्ट की गई थी। तो ये देखो आप, 2014-15 में 8.4, 2005-6 में 13.9, और अभी 2019-20 की रिपोर्ट में 4.3 रिजेक्ट हुई। मतलब बहुत कम रिपोर्ट रिजेक्ट हुई, मतलब जो भी आपने इन्फॉर्मेशन मांगी। अब रिजेक्शन कहाँ कहाँ पे हुई देखो जी, ओवरऑल ऑलमोस्ट क्या हुई, 14% जो आई थी रिजेक्शन का हुआ था, उनमें कोई रीज़न नहीं था। नॉट इंक्लूड एनी वैलिड रीज़न, रिजेक्शन विदाउट रीज़न, मतलब जितनी भी रिजेक्ट की थी आरटीआई, उनका वैलिड रीज़न नहीं था, बिना किसी रीज़न के रिजेक्ट की थी। ये डाली थी अदर्स कैटेगरी में सीआईसी का जो डेटा आया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन आई, मतलब जितनी भी आरटीआई की रिक्वेस्ट आई कि हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसने 14% रिजेक्ट कर दी आरटीआई। फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात हो रही है, जितनी भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास आई उनमें से 40% रिजेक्ट कर दी विदाउट प्रोवाइडिंग एनी वैलिड रीजन। कोई रीजन नहीं दिया फाइनेंस मिनिस्ट्री ने और रिजेक्ट कर दी। और मोर देन 90% रिजेक्ट कीजिए किसने? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने, कैग ने, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने। ये भी अदर्स कैटेगरी में आती हैं क्योंकि विदाउट रीजन के ये रिजेक्ट किया। और सबसे ज़्यादा रिजेक्शन किया जितनी भी ओवरऑल पूरी आरटीआई आई 2019 से 20 के बीच में, उनमें से टोटल में से 20% रिजेक्ट किया होम मिनिस्ट्री ने। तो ये रिजेक्शन होम मिनिस्ट्री ने किया 20%। और दिल्ली पुलिस और आर्मी ने भी रिजेक्शन की जी कुछ आरटीआई। तो ये इस रिपोर्ट में सामने आया है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये मेंस के लिए लिखना है कि आप डेटा याद कर सकते हो कितने कितने परसेंट रिजेक्ट की, बस मोटा मोटा सा। अब इसमें पढ़ने का है हमारे लिए कि ग्राउंड क्या है जी रिजेक्शन का, आधार क्या है, किस बेस पे आप रिजेक्ट करते हो आरटीआई को। ये है जी ग्राउंड। जो हमारा आरटीआई एक्ट 2005 का है उसमें मेंशन है, उसमें लिखे हुए हैं। उसका सेक्शन है जी 8 क्लाउज 1, मतलब सेक्शन 8 सब क्लाउज 1। जैसे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद होते हैं ना, जैसे आर्टिकल होते हैं 1 2 3 4 395 तक, ऐसे ही उसमें सेक्शन है। उसका सेक्शन 8
क्लाउज 1 कहता है कि कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, किसी आदमी को नहीं दी जाएगी कोई भी सूचना। इसमें एग्जाम्पशन दी गई हैं, कौन कौन से आधार हैं जी जिनके बेस पर नहीं देंगे इन्फॉर्मेशन आपको। अगर मान लो कोई आरटीआई रिलेटेड है टू द सॉवरेंटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की, भारत की संप्रभुता और अखंडता से रिलेटेड है, मान लो कुछ उसकी सॉवरेंटी पे कोई इफेक्ट पड़ जाएगा, अगर आपको इन्फॉर्मेशन दी तो इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। इंडिया की सिक्योरिटी को अफेक्ट करता है, नहीं दी जाएगी। स्ट्रेटजिक, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को अफेक्ट करता है, नहीं दी जाएगी। अगर मान लो किसी फॉरेन स्टेट से रिलेशन है, किसी विदेशी देश से, किसी फॉरेन स्टेट से, विदेशी कंट्री से किसी रिलेशन है इंडिया के, और उसके रिगार्डिंग आप इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन दी तो उससे क्या है, फॉरेन रिलेशन अफेक्ट हो सकते हैं। मतलब उसी विदेशी कंट्री से जो भी है कॉन्फिडेंशियल ये जानकारी है, उस विदेशी कंट्री ने ये आश्वासन जताया था कि आप हमारी इन्फॉर्मेशन किसी को लीक नहीं करोगे, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको नहीं दी जाएगी। और लीड टू इंसाइनमेंट ऑफ एन ऑफेंस, अगर मान लो कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है, सूचना अगर आपको दी, उससे क्या है, अपराध बढ़ सकते हैं। इंसाइनमेंट, अपराध करने के लिए लोग उकसित हो सकते हैं, मतलब उकसाया जा सकता है अपराध करने के लिए, ऑफेंस करने के लिए, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट इसमें ग्राउंड है जी इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मान लो जी किसी की व्यापार करने का कोई सीक्रेट जानकारी है, वो आपको नहीं दी जाएगी, या फिर पेटेंट से रिलेटेड कोई जानकारी आप मांगोगे किसी से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से, तो वो भी नहीं दी जाएगी। इन्फॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड एंडेंजर लाइफ और फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन, मान लो किसी पर्सन की आपको इन्फॉर्मेशन दी, उसकी वजह से क्या है, उसकी जिंदगी को, जीवन को खतरा हो सकता है, डेंजर हो सकता है जी, तो वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी जाएगी। ऐसी इन्फॉर्मेशन विच वुड इम्पीड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर्स, मान लो कोई अपराधी है जी, जिसने कोई क्राइम किया है, कोई ऑफेंडर है, मतलब अपराधी, क्राइम किया है, क्रिमिनल है, अब उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है जी, जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है, पुलिस कर रही है, या फिर कोई भी एजेंसी निया कर रही है, और अगर आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी तो उसकी जांच में क्या है, बाधा हो सकता है, उसकी जांच पूरी नहीं हो सकती, या फिर उसका मुकदमा नहीं चल सकता, ऐसी इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी जाएगी। ऐसी इन्फॉर्मेशन विच रिलेट्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन विच डिस्क्लोजर ऑफ विच हैज़ नो रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट, मान लो जी आप किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में इन्फॉर्मेशन मांगने लगो, किसी, मान लो किसी लीडर के बारे में, क्या किसी की और पर्सनल लाइफ है जी, निजी लाइफ, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मांगोगे तो वो भी नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। मतलब अगर मान लो कोई जनता के लिए लाभकारी है इन्फॉर्मेशन देना तो दी जाएगी, लेकिन अगर किसी, मान लो पर्सनल लाइफ में लोगे जी, कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, ऐसी थोड़ा ना इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, तो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी इसके रिगार्डिंग। जो इसमें जी सेक्शन 8(1) में जो रिजेक्ट की थी वो थी जी 46% इन ग्राउंड पे जो रिजेक्ट की थी। अब सेक्शन 9 है जी इसका, जिसमें एक आधार है रिजेक्ट करने का। ऐसी इन्फॉर्मेशन, ये सेंट्रल जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होता है या फिर स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिस होते हैं जिनसे आप इन्फॉर्मेशन मांगते हो, वो रिजेक्ट कर सकते हैं जी, अगर इन्फॉर्मेशन हो जिसमें इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट हो। मान लो जी कॉपीराइट का मतलब है किसी ऑथर ने, किसी लेखक ने कोई बुक लिखी, किसी ने कोई सॉन्ग बनाया सिंगर ने, या किसी ने कोई म्यूजिक दिया जी, या किसी ने कोई फिल्म बनाई, तो इनका कॉपीराइट हो जाता है जी, एक अधिकार, मतलब इनका अधिकार है, ये कॉपी इनसे ही परमिशन लेके आप बेच सकते हो कोई बुक। ये अगर मान ले इनकी परमिशन के अलावा आपने बुक बेची कहीं पे, कॉपी करवा के, जेरोक्स करा के, तो आप पे ना ये मुकदमा कर सकता है, आपको जेल हो सकती है, पेनल्टी लग सकती है, पनिशमेंट हो सकती है। तो अगर इसके रिगार्डिंग कॉपिंग के उल्लंघन के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन लोगे तो वो भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, ये सेक्शन 9 बोलता है। अब इसका सेक्शन 24 है जी, सेक्शन 24 बोलता है ये ऐसी इन्फॉर्मेशन, मान लो जी इट एग्जाम्स इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एजेंसी, मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग ले रहे हो आप, मान लो जी IBA इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, या फिर आप ले रहे हो जी इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसी है कोई, जैसे मान लो रॉ के रिगार्डिंग ले रहे हो जी आप, रॉ क्या है जी, रॉ के रिगार्डिंग ले रहे हो, ये क्या है, एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी है जी जो बाहर क्या है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो हमला वगैरह करती हैं हमारी कंट्री में, तो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है रॉ। रिसर्च एंड विंग एनालिसिस, इसका रिसर्च एनालिसिस विंग इसका फुल फॉर्म है जी। ये इसके रिगार्डिंग मान लो कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हो जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, तो वो भी आपको नहीं दी जाएगी। लेकिन हाँ, अगर इन पे कोई करप्शन के आरोप लगे, एलिगेशन का मतलब आरोप लगे करप्शन के, भ्रष्टाचार के, या ह्यूमन राइट वायोलेशन के कोई लगे, मतलब मानव अधिकार का उल्लंघन क्या है इनके ऑफिसर ने,
मान लो निया के ऑफिसर ने किया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, या फिर आईबी के किसी ऑफिसर ने करप्शन किया, भ्रष्टाचार किया है क्या, या ह्यूमन राइट का वायलेशन किया, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लोगे तो आपको दी जाएगी। लेकिन अगर कोई इंटेलिजेंस की जो पर्सनल है जी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी सिक्योरिटी वगैरह से रिलेटेड दिया जाएगा तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। आप पूछने लगो जी बताओ इन्फॉर्मेशन दो, आईबी कहाँ कहाँ पे काम कर रही है, कहाँ कहाँ पे इसके सैनिक तैनात है, सोल्जर कहाँ कहाँ पे काम कर रहे हैं, या इसके पर्सनल है जी जो कर्मचारी कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। इनका मिशन चलता रहता है, मिशन की थोड़ी ना जानकारी देंगे आपको। इसके अलावा जी जो इसमें सेक्शन 24 है जी, जो इसमें रिजेक्ट की गई, इसमें लगभग 20%, अराउंड 1 in 5 में से एक, मतलब 20% परमिशन रिजेक्शन कमिंग अंडर दिस कैटेगरी, 20% रिजेक्शन किया गया इस कैटेगरी में आता है। अब ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो 2005 का था, जिसके अंतर्गत क्या बनाया गया, सीआईसी बनाया गया, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, और स्टेट लेवल पे बनाया गया स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। ये सेंट्रल लेवल पे बनाया गया और ये स्टेट लेवल पे, ये आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा भी होगा। एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है दोनों, असंवैधानिक, मतलब संविधान में नहीं दिया हो लेकिन एक्ट से बनाया इन्हें, कानून से, तो एक्ट से बनाया इन्हें, तो कैसी है, स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, मतलब सांविधिक संस्था होगी स्टैट्यूटरी बॉडी। तो इनके थ्रू इसमें जब 2005 में बनाया गया, इसमें एक अमेंडमेंट किया गया 2019 में, मतलब संशोधन किया इसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में। ये संशोधन क्या था, इसके अकॉर्डिंग देखो जी, ये चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन जो सीआईसी होता है ना, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, इसमें एक दोनों में चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशनर होते हैं, सेंट्रल लेवल पे भी स्टेट लेवल पे भी, और कुछ मेंबर होते हैं इनके, उन्हें बोलते हैं इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। जो चीफ होता है जी, जो इसका हेड होता है, अध्यक्ष, चेयरमैन, उसको तो चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन, और बाकी के मेंबर को इन्फॉर्मेशन कमीशनर, या सेंट्रल लेवल पे तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, या फिर स्टेट लेवल पे तो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बोलते हैं इन्हें। तो ये जो सेंट्रल के थे जी, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर या इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, सेंट्रल या स्टेट लेवल पे दोनों पे, तो इनकी जो भी ऑफिस कितने साल तक ये होल्ड करेंगे, मतलब इनकी टर्म कितने साल तक रहेगी, कितने साल तक ड्यूटी रहेगी जी, कितने साल तक की रहेगी जॉब इनकी, ये डिसाइड कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। इसमें अमेंडमेंट किया गया जी 2019 में। इससे पहले क्या था, इससे पहले जो 2005 का एक्ट था उसमें दिया हुआ था, चाहे स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो, इन्फॉर्मेशन कमीशन या चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन, वो 5 साल के लिए ड्यूटी करेंगे जी अपनी। उनकी जॉब कितने साल की होगी, टर्म टर्म कितने साल की, 5 साल की। लेकिन अब ये चेंज कर दिया, अब 5 साल की नहीं है, अब इतनी होगी जितना सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा उनको अपॉइंट करने के साथ। जब अपॉइंट करेगा, उनकी नियुक्ति करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगी कितने साल आप ड्यूटी करोगे। जब इसमें अमेंडमेंट किया, इसमें सैलरी, अलाउंसेज और अदर सर्विस कंडीशन है जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन की, इन्फॉर्मेशन कमीशन की, दोनों पे, सेंट्रल या स्टेट लेवल पे, दोनों कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले कौन डिसाइड करता था, पहले इसमें थी इनकी सर्विस कंडीशन, सैलरी, पेंशन कितनी थी, पहले थी जी जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर थे उसकी तो सैलरी, पेंशन, अलाउंसेस बराबर थी, जो सेंट्रल, जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन है जी, ये इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसके बराबर हुआ करती थी चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की। जो हमारा मुख्य चुनाव आयोग है जी, उसके अकॉर्डिंग, मतलब जितनी उसकी सैलरी, जितनी उतनी की पेंशन, इतनी हुआ करती थी। और जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर थे उनकी थी जी जो अदर इलेक्शन कमिश्नर थे उनके बराबर। और स्टेट लेवल पे जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर थे उनकी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, उनके बराबर सैलरी थी। लेकिन ये चेंज कर दिया अब, क्योंकि अब जितना सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा स्टेट और सेंट्रल लेवल पे उतनी रहेगी, पहले ये कंडीशन थी। अब इसमें और क्या चेंज किया गया, इसमें जी पहले एक थी, जैसे मान लो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है या इन्फॉर्मेशन कमीशन है या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है, और या फिर और चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन या इन्फॉर्मेशन कमीशन अदर स्टेट लेवल पे, ये सेंट्रल लेवल पे, ये स्टेट लेवल पे। इनकी जो क्या है जी, मान लो किसी भी पर्सन को इस पर अपॉइंट किया जाता था जब इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बनाया जाता था, ऑलरेडी रिटायर्ड जज हुआ करते हैं या कोई और अधिकारी हुआ करता है, उनको ही इनमें ऑफिस में ड्यूटी दी जाती है, समझ रहे हो। तो इन्हें जब ऑफिस में अपॉइंट किया जाता है तो ये इसमें ये प्रोविजन थी 2005 के एक्ट में, मान लो ये रिटायर हुए जी जज की पोस्ट से और इन्हें इन्फॉर्मेशनल कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया, अपॉइंट कर दिया गया, और जब ये जज की पोस्ट से रिटायर होंगे तो इन्हें पेंशन भी तो मिलेगी। मान लो जी इनकी 1 लाख सैलरी थी लास्ट में, तो इन्हें आधी सैलरी मिलेगी 50%, यानी कि 50,000 इन्हें पेंशन मिल रही है। और अगर इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की सैलरी कितनी है, मान लो जी इसकी सैलरी जी 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये। तो अब क्या है जी, इन्हें सिर्फ 2 लाख रुपये नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन्हें 50,000 क्या मिल रहे थे, पेंशन से मिल रहे थे, तो ये 50,000 काट देंगे। अब गवर्नमेंट सिर्फ इन्हें 1.5 लाख रुपये देगी, 1.5 लाख रुपये, 1,50,000 रुपये देगी जी इन्हें, और बाकी के 50,000 इन्हें पेंशन से मिल रहे हैं, तो पूरे 2 लाख नहीं देगी। लेकिन ये कंडीशन रिमूव कर दी,
क्योंकि अब ऐसा कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी इनकी सैलरी, समझ रहे हो। तो अब इन्हें 50,000 जो पेंशन से मिल रहे हैं वो भी मिलेंगे, और पूरी सैलरी जितनी डिसाइड की है, मान लो 2 लाख डिसाइड करी है, वो भी मिलेगी। मतलब 2 लाख प्लस 50,000 2.5 लाख। ये तो एग्जाम्पल लिया जी, इतनी सैलरी, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। ये एग्जाम्पल बताया मैंने, 50,000 का, 2 लाख का, 1 लाख का, समझ रहे हो। पहले ये कंडीशन थी कि पेंशन मिल रही है और सैलरी मिला के 2 लाख टोटल होंगे, लेकिन अब 2 लाख भी मिलेंगे और जो पेंशन मिल रही है वो भी मिलती रहेगी। तो सैलरी के अलावा पेंशन भी मिलती रहेगी, जो पहले ये किसी भी मतलब किसी भी पोस्ट पे थे। तो ये कंडीशन रिमूव कर दी है। प्रोविजन रिगार्डिंग डिडक्शन इन सैलरी ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर या स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ड्यू टू द पेंशन और एनी अदर रिटायरमेंट बेनिफिट। जो भी पेंशन से रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते थे उन्हें, तो ये डिडक्शन की जाती थी, लेकिन ये कंडीशन अभी रिमूव कर दी, हटा दी। अब क्या है जी, उन्हें पेंशन भी मिलेगी और सैलरी भी पूरी मिलेगी, तो डबल फायदा हो गया। अब ये सेंट्रल इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग कुछ पढ़ लेते हैं जी डिटेल में। ये जैसे हमने पढ़ा, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में बनाया गया, और इसी में प्रोविजन थी कि एक सेंट्रल लेवल पे पूरे देश के लिए सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन बनाया जाएगा। तो ये बनाया, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कैसी, संवैधानिक संस्था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक नहीं है जी। हिंदी में कॉन्स्टिट्यूशनल को बोलते हैं, संवैधानिक नहीं है। इसके मेंबर कौन कौन होंगे जी, मेंबर इसके सदस्य होंगे जी, एक तो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता है इसमें, और नॉट मोर देन 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। देखो जी, 10 से ज़्यादा मेंबर नहीं कर सकते आप, एक चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर रहेगा, ठीक है, और 10 से ज़्यादा मेंबर नहीं। 9 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, 6 कर सकते हो, एक मेंबर भी कर सकते हो, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं। 2019 की इसकी देखें स्टेटस, तो इसमें एक चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर तो था और 6 मेंबर थे, 6 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर थे इस सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर में। अब इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है जी, इनका मेंबर का और चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का, मतलब नियुक्ति कैसे होती है, नियुक्ति करते हैं जी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करते हैं, नियुक्ति करते हैं। किसके रिकमेंडेशन पे, सिफारिश कौन करता है कि इन्हें नियुक्त करो, उसमें जी एक कमेटी बैठती है, कमेटी के मेंबर होते हैं 3। एक तो खुद प्राइम मिनिस्टर, जो उस कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं, मतलब अध्यक्ष। ये कमेटी बैठी जिसके 3 मेंबर है, 1 2 3। एक तो खुद प्राइम मिनिस्टर होंगे जो इस कमेटी के चेयरपर्सन होंगे, मतलब अध्यक्ष। दूसरे मेंबर होंगे जी लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, जो लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है वो इसके मेंबर होंगे। थर्ड मेंबर होंगे जी कोई भी यूनियन कैबिनेट नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ऐसा कोई भी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जिसे प्राइम मिनिस्टर खुद नॉमिनेट करते हों। जैसे मान लो जी कोई होम मिनिस्टर हो गया, या फिर फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, या विदेश मंत्री हो गया जी, फॉरेन मिनिस्टर, किसी को भी प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर सकते हैं, इसका थर्ड मेंबर, समझ रहे हो, कोई भी कैबिनेट मेंबर। तो इसके 3 मेंबर होंगे, जो ये रिकमेंडेशन देगी ये कमेटी, 3 मेंबर की कमेटी, उस रिकमेंडेशन को प्रेसिडेंट मानेंगे और इन्हें अपॉइंट कर देंगे इसके मेंबर। अब इनका टेनियर कितना होता है जी, टेनियर का मतलब है जी कार्यकाल, कितनी साल के लिए ड्यूटी होती है इनकी। देखो पहले तो इनका 5 साल था, लेकिन 5 साल हटा दी। अब कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की कितने साल करनी है, लेकिन इनकी मैक्सिमम एज है कि 65 एज तक ही करेंगे। मान लो इनकी 65 एज हो गई जी 1 साल में, तो 1 साल तक के लिए ड्यूटी करेंगे। और अब जैसे जब अपॉइंट करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, दोनों सेंट्रल और स्टेट लेवल दोनों पे, सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी, दोनों पे डिसाइड करेगी, चाहे स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन हो उस पर भी डिसाइड करेगी कितने साल ड्यूटी करनी है। या फिर मैक्सिमम एज तो है अभी भी कि 65 एज तक ही कर सकते हैं। अगर मान लो जी 6 महीने में 65 होगी तो 6 महीने के बाद ही रिटायर हो जाएंगे, 65 एज जब भी हो जाएगी। लेकिन दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, इन्हें दोबारा से रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता किसी भी मेंबर को, ना कमिश्नर को, समझ गए। जैसे जी मान लो एक 60 ईयर में अपॉइंट किया, इनकी ड्यूटी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया कि आप 5 साल ड्यूटी करोगे या 6 साल करोगे, तो इनकी 66 एज हो गई, या तो वैसे तो 65 पे ये रिटायर हो जाएंगे अगर 66 होगी। मान लो 55 पे कोई अपॉइंट किया इसका मेंबर, 55 पे मतलब 55 साल में, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि आप 6 साल ड्यूटी करोगे, तो इनकी एज हो गई 61। तो अभी भी इनके पास है, क्योंकि मैक्सिमम एज कितनी है इसकी 65, तो दोबारा रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है, लेकिन ऐसा प्रोविजन नहीं है, इन्हें दोबारा रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा भले ही एज हो। ये याद रखना, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट के लिए, दोबारा नियुक्ति के लिए ये एलिजिबल नहीं है जी। अब इनकी पावर और फंक्शन क्या होते हैं जी, कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है CIC, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। देखो जी इसकी ड्यूटी होती है, ये रिसीव करती है कोई भी कंप्लेंट और उस कंप्लेंट पे इंक्वायरी करती है। जैसे मान लो आपको RTI डाली आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट में पब्लिक इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को, उसकी आपकी रिक्वेस्ट को नहीं सुना इसने, तो आप CIC के पास कंप्लेंट कर सकते हो, तो इन्फॉर्मेशन ये सुनती है जी रिक्वेस्ट पे। दूसरा खुद भी इंक्वायरी कर सकती है जी, स्यूमोटो पावर है इसके पास। स्यूमोटो का मतलब है ऑन इट्स ओन, अपने आप से स्टार्ट कर सकती है इंक्वायरी करना, जांच करना। मान लो कोई इसे लग रहा है कोई मैटर
ऐसे हो रहा है, रीजनेबल ग्राउंड है, जिसके मतलब उपयुक्त आधार हैं कि उस पर लग रहा है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, ऐसा मामला आ रहा है, न्यूज़ में देखा इसने, किसी में भी देखा सीआईसी ने, तो वो जाके इंक्वायरी कर सकती थी, जांच कर सकती है अपने आप, स्यू मोटो पावर है इसके पास। और दूसरा, जब ये इंक्वायरी करेगी जी, इस कमीशन के पावर पावर होती है एज ए सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट की तरह काम करती है। मतलब जैसे कोर्ट होते हैं ना दो तरह के, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट का मतलब ये किसी भी आदमी को समन कर सकती है, बुला सकती है और डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है। मान लो आपको बुलाना हो तो किसी को बुला सकती है, आपके खिलाफ मतलब कंप्लेंट है, आप आओ तो आपको जाना पड़ेगा। और रिक्वायर डॉक्यूमेंट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाएगी तो आपको लेके जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट। तो ये है जी इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन। तो ये प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है जी। मेंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर साल ये आता है जी, चाहे GS 2 में या GS 4 में।